प्रीवियस सेक्शन तक हम ये समझ चुके हैं कि गेटर मेथड और सेटर मेथड कैसे बनाना है। अच्छा, अब हमने ये समझा कि हमने जब क्लास बनाई उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस पर हम डायरेक्टली भी डॉट लगा के उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सक रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मैंने p इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पॉइंट। अब अगर मैं p के बाद डॉट लगा रहा हूँ तो मेरे सामने जो लिस्ट खुल रही है उसमें तमाम मेरे वो पांचों मेथड्स आ रहे हैं जो कि मैं पहले बना चुका हूँ। उसके बाद मेरे इंस्टेंस वेरिएबल एक्स और वाई भी आ रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र जो जो भी मेरी इस क्लास को यूज़ कर रहा है वो डायरेक्टली एक्स और वाई को एक्सेस ना कर सके। तो मैं इस वेरिएबल को प्राइवेट बना दूंगा। प्राइवेट वेरिएबल उस क्लास में तो एक्सेसिबल रहेगी अपनी क्लास के अंदर अंदर, लेकिन क्लास से बाहर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मिसाल को आप ऐसे समझ लें कि अगर मेरा मैं एक क्लास बना लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी एक क्लास है और इसके अंदर मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बना लूँ। लेट सपोज दिस इज़ माय प्राइवेट वेरिएबल। तो ये जो प्राइवेट वेरिएबल मैंने बनाया ये इस पूरी क्लास के अंदर अंदर तो एक्सेसिबल रहेगा। ये तमाम मेथड, ये अगर कोई मेथड हो तो ये भी इसको एक्सेस कर सकता है, अगर ये कोई दूसरा मेथड हो तो वो भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। लेकिन बाहर से, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट बनाने वाला इस वेरिएबल को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसके लिए हम करते क्या हैं पाइथन में, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। एक काम करते हैं, पहले इसी क्लास को एडिटिंग मोड में ले लेते हैं और इसको सिंपली मैं ये करूँगा कि इस एक्स वेरिएबल के साथ डबल अंडरस्कोर लगा दूंगा। किसी भी वेरिएबल के नाम के साथ अगर शुरू में डबल अंडरस्कोर लगा दिया जाए तो वो वेरिएबल प्राइवेट बन जाता है। अच्छा, अब एक चेंज मुझे ये करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ भी मैं इस एक्स को रेफ़र कर रहा हूँ उस जगह पे मुझे इसको डबल अंडरस्कोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हमने चेंजेस कर दी। वाई को मैंने नहीं किया अभी के लिए, वाई को जो जैसा था उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब हम सिर्फ ये देखते हैं कि बिहेवियर क्या आता है। मैं अब अगर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ p इक्वल्स टू पॉइंट और p डॉट, लेट्स सी अब क्या लिस्ट खुलती है हमारे सामने। x चला गया, x इज नो मोर डायरेक्टली एक्सेसिबल। अगर मैं p डॉट x लिखने की कोशिश करूँ तो मुझे एरर देगा, p डॉट एक्स इज नॉट अवेलेबल, वो तो है ही नहीं। अच्छा, अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई मैं p डॉट डबल अंडर स्कोर एक्स लिखने की कोशिश कर लूँ, वो भी ये मुझे एक्सेस नहीं देगा। क्वेश्चन आपको ये हो सकता है कि हमने ऐसा किया क्यों, क्या ज़रूरत थी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम अपने क्लास के वेरिएबल पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे रहे होते, हम सेटर या गेटर मेथड के ही थ्रू हम उसको एक्सेस देंगे। फॉर एग्जांपल, सेट एक्स हमने दे दिया है, किसी को अगर एक्स में वैल्यू डालनी है तो एक्स वेरिएबल मौजूद है। इसकी इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से बता दूं कि हम p डॉट गेट एक्स लिखते हैं तो देखिए वो मौजूद तो है, उसकी वैल्यू 5 है जो कि हमने क्लास में यहाँ पे डिफाइन की हुई है। हाँ, मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो मैं p डॉट सेट एक्स, हम इसकी नई वैल्यू मैं कहता हूँ जी 20 कर दें। तो यस, अब लेकिन अभी भी अब मुझे उसकी वैल्यू लेने के लिए p डॉट गेट एक्स ही लिखना होगा। अब मैं उसको डायरेक्टली p डॉट डबल अंडर स्कोर एक्स या p डॉट एक्स मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात अब आप अच्छी तरह समझ गए क्योंकि अब ये वेरिएबल प्राइवेट हो चुका है तो अब मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। मेरे पास एक वाहिद रास्ता ये है कि मैं सेट एक्स के थ्रू जाऊँ अगर मैं उसकी वैल्यू सेट करना चाहता हूँ तो, और अगर वैल्यू रिट्रीव करना चाहता हूँ तो मैं उसमें गेट एक्स के थ्रू उसकी वैल्यू रिट्रीव कर लूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जी हम डेट ऑफ बर्थ का वेरिएबल होता है तो हम उसमें डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं देते, हम उसमें कुछ एज की लिमिटेशन लगाना चाहते हैं। तो जब वो सेटर मेथड कॉल होता है उसके अंदर हम अपनी लॉजिक लिख देते हैं कि जी डेट की रेंज इससे और इसके दरमियान होनी चाहिए, या कभी कभी किसी चीज़ की प्राइस हमें सेट करवानी होती है, यानी हम एक रेंज खुद से डिफाइन करनी होती है, कोई भी लॉजिक उस पर अप्लाई करनी होती है, तो हम डायरेक्टली वेरिएबल का एक्सेस नहीं दे रहे होते। हम उसको किसी मेथड के ही थ्रू एक्सेस देते हैं जिसमें अपनी लॉजिक या रेंज डिफाइन कर देते हैं और उसी के थ्रू वो वेरिएबल कंट्रोल हो रहा होता है। अच्छा, अब एक बात समझ लें, अगर आपने इसको p डॉट एक्स ज़बरदस्ती दे वैल्यू देने की कोशिश की तो क्या होना है। अब आप कहेंगे ये तो एक्सेस हो गया, नहीं ये एक्सेस नहीं हुआ। जो हमारा वेरिएबल एक्स है, यानी जो प्राइवेट वेरिएबल एक्स है वो प्राइवेट ही है। अब अगर आप p डॉट गेट एक्स लिखेंगे
दैट इज स्टिल 20 जो कि हम ऊपर सेट कर चुके हैं। ये एक नया ही वेरिएबल इसको असाइन हो गया है, इस इंस्टेंस को, इस ऑब्जेक्ट को ऐड हो गया है। इसकी एग्जांपल यूँ समझें कि मैं अगर p डॉट एक्स अब लिखूँगा तो वैल्यू ये वाला रिटर्न कर देगा। यूँ समझें कि एक रन टाइम पे एक हमने वेरिएबल ऐड कर दिया उस ऑब्जेक्ट में, सिर्फ स्पेसिफिक इस ऑब्जेक्ट में p में। हाँ, इसकी मिसाल अब आप कैसे समझेंगे। मैं अगर एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँ p1 है तो ओबीसी पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन दिस p1 डॉट एक्स हैज़ नथिंग, यानी ये जो x हमने यहाँ पे ज़बरदस्ती का इसको दे दिया वो स्पेसिफिक टू दिस ऑब्जेक्ट है। वो p1 या जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट इस क्लास पॉइंट का बनेगा उसमें अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, ये x पब्लिक है क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली दे दिया। यूँ समझें कि जी एक तो हमने जो क्लास बनाई उसका प्राइवेट वेरिएबल x मौजूद है, x और y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हमने किसी यूज़र ने अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए खुद से वैल्यू दे दी। अच्छा, ऐसा आप कोई सा भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप p डॉट माई टेम्प्रेरी वैल्यू आप दे दें कि जी मेरी कोई टेम्प्रेरी वैल्यू है वो इस p में मैं रखवा रहा हूँ और आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आप p डॉट एक्स और प्लस p डॉट माई टेम्प्रेरी वैल्यू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने टेम्प्रेरीली सिर्फ स्पेसिफिक टू दिस ऑब्जेक्ट आपने ये वैल्यूज़ इसको दे दी हैं, इसका आपके एक्चुअल क्लास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस p के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें p1 में भी अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप p1 डॉट माई टैम्प वैल्यू देखेंगे तो नहीं, वो नहीं है वहाँ पे। ठीक है, हम हमारा जो एक्चुअल p डॉट एक्स है वो अगर आप गेट एक्स कॉल करें तो वो एक्चुअल जो है वो है जो कि हमने यहाँ पे इसको असाइन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप सेम नेम, तो नाम सेम हो गया लेकिन ये वो सेम नेम नहीं है, ये एक आपका डिफरेंटली टेम्परेली उसमें एडेड वैल्यू है। ठीक है, तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक बिल्कुल ही सेपरेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है टेम्परेली, सिर्फ इस स्पेसिफिक टू दिस ऑब्जेक्ट हमने उसको यूँ समझेंगे वक्ती तौर पर कुछ वैल्यू पकड़ा दी कि जी ये रखो अपनी मेमोरी में सेव करो, जब हम मांगे तो हमें दे देना। लेकिन अगर अभी ही मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा चेंज कर दूं या रिक्रिएट कर दूं तो ये नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्राइवेट वेरिएबल का। अच्छा, प्राइवेट वेरिएबल में बस लास्ट चीज़ मैं ये दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि इनको आपने किसी पब्लिक फंक्शन के ही थ्रू एक्सेस करना है। फंक्शन को पब्लिक होना चाहिए जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, या तो फंक्शन होगा या प्रॉपर्टी होगी जो कि अब हमने आगे समझ रहे हैं, उसी के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल को समझने के लिए अगर मैं इसको y को भी अगर प्राइवेट बना दूँ तो ऑब्वियसली फिर मुझे y को भी जहाँ जहाँ y मेरा डिफाइंड है वहाँ पे डबल अंडरस्कोर साथ में देना होगा। ठीक है, गेट एक्स वाई यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे वाई एक रह गया था। ओके, अब ये है कि अब मैं इसका ऑब्जेक्ट दोबारा से बना लेता हूँ। हाँ, अगर आपने कभी कभी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि क्लास बनाई और डॉट लगा दिया फ़ौरन से। अच्छा, अब क्या होगा कि आप कहेंगे जी एक्स और वाई आ रहा है, नहीं, ये पुराना ऑब्जेक्ट है, पुराना, जिसमें हमने एक्स वक्ती तौर पर खुद से ऐड किया था और वाई ऑलरेडी पब्लिक था। ठीक है, एक्स तो हमने वक्ती तौर पर खुद से ऐड किया था और वाई जो था वो ऑलरेडी पब्लिक था। आप इसको दोबारा री इनिशिएट करें, p इक्वल्स टू पॉइंट। अब आप p को देखें, अब क्योंकि ये नया ऑब्जेक्ट बन गया है इस क्लास का तो आपके x और y दोनों ही जा चुके हैं। ठीक है, अब आपको इसको गेट एक्स वाई अगर आप इसमें कॉल करते हैं तो अब आपको वो प्रॉपरली उस मेथड के ही थ्रू जाना पड़ेगा।